नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसे कि अभी एसएससी एमटीएस के ऊपर जो सीरीज चलाई जा रही है, इसके तहत ये अगला वीडियो आप लोगों के लिए। इस वीडियो के अंतर्गत आप ट्रेंडिंग जीके जीएस के प्रश्नों को देखते हैं, साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, उन्हें भी आप देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं सभी प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही पढ़ाता हूं, इससे आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन की जो है कवर हो जाती है और याद रखने में भी सहूलियत होती है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो हमारा प्रश्न है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। देखिए, आपने भी एग्जाम दे रहे होंगे तो ये बात जरूर नोटिस किए होंगे कि गोल्ड जहां भी भारत को मिलता है किसी भी प्रतियोगिता के अंदर, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 200% आने की संभावना बढ़ जाती है। तो भारत के लिए जो पहला गोल्ड जीता है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के अंदर, ये है आपका अमन सहरावत। अमन सहरावत ने किर्गिस्तान के अल्माज सेमेनबेकोव को हराकर जो है भारत के लिए पहला गोल्ड अपने नाम किया। अब किस खेल में किया है, तो प्रतियोगिता के नाम से ही स्पष्ट है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, तो स्वाभाविक सी बात है कि रेसलिंग कुश्ती कर रहे होंगे। ठीक है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था, मेजबानी कौन किए थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अस्ताना में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा भारत ने यहाँ पे टोटल 13 मेडल प्राप्त किए हैं। ये बात भी आपको विशेष रूप से याद रखना है कि एशियाई चैंपियनशिप कुश्ती वाली 2023 में भारत को कितने पदक मिले, तो 13 पदक मिले। अब ये पदक अलग अलग जो है विभाग में आए हैं। तो 2 आपका फ्री स्टाइल में आए हैं, इसमें भी 3 कैडर होते हैं, तो फ्री स्टाइल में 2 आए हैं, है ना। इसके अलावा जीआर में 4 आए हैं, है ना, ग्रीक रोमन शैली में मतलब स्टाइल में। और इसके अलावा जो है 7 यहाँ पे महिलाओं वाली पदक प्राप्त हुआ है, महिलाओं के श्रेणी में। तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन आ जा सकता है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के श्रेणी में कितने पदक आए, तो 7 बता दीजिएगा, फ्री स्टाइल में 2 बता दीजिएगा, टोटल 13 बता दीजिएगा। पहला गोल्ड अमन सहरावत ने जीता है। कहाँ पे हुआ है, अस्ताना के अंदर हुआ है। अगर आपसे स्टैटिक्स फॉर्म में ये पूछे कि पहली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था, तो तेहरान के अंदर हुआ था, 1979 के अंदर हुआ था, तेहरान में। ठीक है, इसके अलावा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 जो हुआ है, ये कुश्ती का 36वां संस्करण है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके अलावा जो हमारा अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल में के फील्ड की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है। देखिए, अभी जो हाल के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जैसे सीएचएसएल, जीडी, एचसीएम वगैरह, सीआरपीएफ वगैरह, इसके एग्जाम में एक चीज कॉमन देखने को मिला कि जो खेल के परिसर होते हैं उनका डायामीटर से क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। ठीक है, तो वॉलीबॉल के जो परिसर होते हैं उनकी डायामीटर 18 मीटर की तो लंबाई होती है और 9 मीटर की चौड़ाई होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, वॉलीबॉल में 18 मीटर लंबाई, 9 मीटर चौड़ाई। वॉलीबॉल के दोनों पक्ष में 6-6 खिलाड़ी होते हैं इस प्रकार से, और बीच में एक नेट लगे होते हैं इस प्रकार के जाल, और एक बॉल होता है फुटबॉल के जैसा, लेकिन हाथ से दूसरे के घर में गिराना होता है, यानी जाल को क्रॉस कराना होता है। इस प्रकार के खेल होते हैं वॉलीबॉल, जिसमें 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी तो बता दिए। कबड्डी में कोर्ट की जो लंबाई होती है ये 12.5 मीटर होती है, और चौड़ाई जो होती है ये 10 मीटर होती है। ये क्वेश्चन आपके सीएचएसएल में पूछा गया था कबड्डी के बारे में। ऐसे तो गांव घर में बड़ा साधारण खेल लगता है, लेकिन डायामीटर पूछो तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसके अलावा क्रिकेट की पिच की लंबाई सभी को याद होता है, पिच की लंबाई 20.12 मीटर है, लेकिन अगर चौड़ाई पूछे तो 3.05 मीटर होता है। इस प्रकार का ये वाला जो डाया है ये 3.05 मीटर है, और ये वाला डाया जो है 20.12 मीटर है। ठीक है, और पंपिंग क्रीज का जो लंबाई होता है 4 फीट होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है यहाँ पे, किस वायसराय के समय भारतीय शस्त्र अधिनियम 1818 78 पारित किया गया था। राइट, 1878 में भारतीय आर्म्स एक्ट आया था, शस्त्र अधिनियम आया था। तो इसके बारे में पूछ रहा है कि किस वायसराय के समय लाया गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा गया था कि आर्म्स एक्ट ऑफ इंडिया कब पारित हुए थे, 1878 में। राइट, तो इसमें मैंने थोड़ा सा मसाला लगा के इसमें वायसराय को अटैच कर दिया हूं। क्यों नहीं पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है। और वैसे भी आर्म्स एक्ट जो है ये अभी इंडिया में गर्मा गर्मी के माहौल में ये काफी जो है उजागर हो गया है, तो ये क्वेश्चन तो पूछे ही जा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप आजकल जान रहे हैं यूपी में जो हो रहा है, चल रहा है, इसके लिए। ठीक है, तो ये जो है आपका लॉर्ड लिटन के समय 1876 से 80 इसका कार्यकाल रहा था। उसी के समय जो है आपका आर्म्स एक्ट को लाया गया था 1878 में। इसी बीच में है ना जी, 76 से 80 के बीच में 78 है, तो स्वाभाविक सी बात है इसी के काल में आया होगा। इसी के समय जो एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है, ये है आपका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी 1878 में ही
पारित किया गया था, लिटन के समय ही पारित किया गया था। वर्नाक्यूलर एक्ट क्या है ये आप सभी जानते हैं। वर्नाक्यूलर एक्ट में क्या होता था कि स्थानीय भाषा में पत्रकारिता या भी कोई भी संपादन मतलब कोई भी पेपर वगैरह या मासिक पत्रिका वगैरह का पत्राचार वगैरह नहीं किया जा सकता था स्थानीय भाषा में। अंग्रेजी में किया जा सकता था, लेकिन अंग्रेजी सब तो पढ़ नहीं पा सकते थे, क्योंकि अंग्रेज ने सोचा कि भाई अगर स्थानीय भाषा में, अगर क्षेत्रीय लैंग्वेज में ये लोग छापेंगे तो सभी आदमी पढ़ के देश प्रेम की भावना जग जाएगी और हमारा पत्ता तो साफ हो जाएगा। इसीलिए इस प्रकार का नियम लाया गया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो आया था आपका 1878 में लिटन के समय। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन कई दफा आपको देखने को मिला होगा। चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। 1857 का विद्रोह जो हुआ था ये लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। लॉर्ड कैनिंग ही भारत के प्रथम वायसराय है, ठीक है, भारत के प्रथम वायसराय है लॉर्ड कैनिंग, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, ये भी आपका 1919 में होता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड भी 13 अप्रैल 1919 को होता है। असहयोग आंदोलन 1920 को होता है। ये सभी चीज जो है आपका चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। कई दफा क्वेश्चन देखने को मिला है कि ये वाला घटना किस अंग्रेज के काल में हुआ था। अगला जो हमारा प्रश्न है, जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सा सीमा रेखा स्थित है। देखिए जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा जो है ये सभी जानते हैं, लेकिन सीएचएसएल में क्वेश्चन आया कि जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सा सीमा रेखा है, ऑप्शन में हिंडनबर्ग रेखा है ही नहीं, तो वहां पे क्या आंसर नहीं है, आंसर तो है। तो आपको समझना होगा जर्मनी और पोलैंड के बीच ओडरनास रेखा भी होता है, ठीक है, तो ओडरनास रेखा याद रखेंगे। साथ ही साथ हिंडनबर्ग रेखा, जो हिंडनबर्ग एक राजनेता के नाम पे रखा गया है, तो ये भी रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच भी है, और ओडरनास रेखा भी जर्मनी और पोलैंड के बीच ही है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समानांतर रेखा, ये तो काफी कॉमन है, सभी को याद है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड लाइन है, ये सभी को आता है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है, ये भी आप जानते होंगे। लेकिन रेड क्लिफ लाइन जो है किसके नाम पे खींचा गया है, ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था एसएससी में, तो सिरिल रेड क्लिफ के नाम पे जो है रेड क्लिफ लाइन खींचा गया है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों 24वीं समानांतर रेखा भी है, लेकिन इसे पाकिस्तान नहीं मानता है, ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 38वीं समानांतर रेखा जो है ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में स्थित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भारत और चीन के बीच दोस्तों मैकमोहन रेखा है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य है, राम सेतु भी भारत और श्रीलंका के बीच ही स्थित है। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी भी आपका भारत और श्रीलंका के बीच ही स्थित है, तो ये सभी बातों को ध्यान रखना है। मन्नार की खाड़ी में डुगोंग संरक्षण केंद्र है इंडिया के अंदर, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। डुगोंग संरक्षण केंद्र, डुगोंग एक प्रकार का प्राणी होता है जो शाकाहारी होता है, इसे समुद्री गाय कहा जाता है, गेंडे की आकार की प्राणी होता है। आप इसे गूगल से एक बार देख ले, कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आ चुके हैं जो है डुगोंग संरक्षण केंद्र भारत में कहाँ है, तो मन्नार की खाड़ी में है। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, होबन जोई लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखिए असम का कुछ गूढ़ लोक नृत्य है जो आपसे पूछा जा रहा है, हाल फिलहाल में ट्रेंड में है, तो असम के जो है होबन जोई है, तो इसे भी ध्यान रखें। बगुरम्बा ये भी असम के हैं, बिछुआ ये भी असम के हैं, कली गोपाल, बिहू, नट पूजा, ये सभी के सभी जो लोक नृत्य का फॉर्म है या फिर त्योहार का फॉर्म है, ये सभी असम के अंदर मनाए जाते हैं। असम के अंदर जो है लेटेस्ट वाली में अम्बुबाची मेला भी लगती है, जो कामाख्या मंदिर परिसर जोरहाट के समीप लगते हैं। कामाख्या मंदिर भी असम के अंदर स्थित है ना, तो ये सभी बात जो है ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक और ध्यान रखना है आपका, खेल गोपाल भी ध्यान रखना है, खेल गोपाल भी जो है असम के अंदर ही की जाती है। इसके अलावा मानस, काजीरंगा, नमेरी, डिब्रू सखोवा, पावी तोड़ा, ये सभी नेशनल पार्क और जैव संरक्षण केंद्र जो है ये आपका असम के अंदर स्थित है। माजुली नदी द्वीप जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ये भी असम के अंदर स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी पुल भूपेन हजारिका पुल, या इसे ही ढोला सादिया ब्रिज कहा जाता है, जो जगह के नाम से जोड़ा गया है, तो ये भी असम के अंदर है। इसके अलावा शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट असम के जोरहाट में लगाया गया है, जो करंट सेक्शन से क्वेश्चन आएगी, तो ये भी असम के अंदर है। भारत के प्रथम तेल क्षेत्र डिगबोई 1901 ईस्वी में खोला गया था, तो ये भी असम के अंदर है। तो ये सभी बात असम के रिलेटेड में आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे।
अगला जो हमारा प्रश्न है, 2023 में एशियाई खेल किस देश में होगी? 2023 में, कंफ्यूज नहीं होना भैया, इससे पहले जो है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की बात हम कहे थे, जहां पे अमन सहरावत ने भारत को प्रथम गोल्ड दिलाया था। ये 2023 में एशियाई खेल, एशियन गेम्स की बात हो रही है, तो ये आपका चीन के अंदर होगा। वैसे तो ये 2022 में ही होने वाला था, लेकिन किसी कारण बस इसे पोस्टपेन किया गया था, लेकिन जगह को पोस्टपेन नहीं, मतलब बदला नहीं किया गया है, जगह चीन में ही होने वाला है। और ये अपने प्रकार का 19वीं संस्करण होगा, 19वीं जो है एशियाई गेम्स होगी, जिसकी आयोजन चीन में 2023 में होना है। एशियाई खेल की शुरुआत सबसे पहले 1951 में नई दिल्ली के अंदर हुआ था। एशियाई खेल 2018 पिछला वाला जो हुआ था, चूंकि 4 साल पे होता है तो 22 में होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, लेकिन इसे पोस्टपेन किया गया था। जो 22 वाला ही 23 में कराया जाएगा, लाइक उसी प्रकार समझिए जैसे टोक्यो ओलंपिक 20 वाला 21 में कराया गया था। ठीक है, तो पिछला जो हुआ था 2018 वाला, ये इंडोनेशिया के अंदर हुआ था, और जो आगामी होगा ये चाइना के अंदर होगा, 22 वाला 23 में। वर्ष 2026 के 23वें कॉमनवेल्थ गेम, चूंकि 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, ये 22वां कॉमनवेल्थ गेम हुआ था। यहाँ पे भारत ने 61 पदक प्राप्त किए थे, जो कई दफा आपके एग्जाम में पूछा गया कि कितना गोल्ड प्राप्त किए, तो 22 गोल्ड, 16 रजत और 23 ब्रॉन्ज प्राप्त किए थे आपका कॉमनवेल्थ गेम 2022, जो 22वां संस्करण था और बर्मिंघम इंग्लैंड में कराया गया था। तो आगामी कॉमनवेल्थ कहाँ होगा? 4 साल के बाद होगा, तो 26 में। तो ये आपका 23वां कॉमनवेल्थ गेम होगा ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। ठीक है, तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है हमारा, अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, ये है कि किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त करते हैं? सीधे से भाषा में समझिए, किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस होते हैं, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो ये है आपका अनुच्छेद 217। ठीक है, आपको पता होगा कि हाई कोर्ट की गठन की बात जो है आर्टिकल 214 में है, और सुप्रीम कोर्ट की गठन की बात है 124 में। तो जब भी हाई कोर्ट से संबंधित बात हो रही है, तो मान लीजिए अगर आपको एग्जाम में याद नहीं है, तो अंदाजा तो लगा सकते हैं ना कि 214 के पार ही होगा, क्योंकि 214 में तो इस्टेब्लिश की बात हो रही है हाई कोर्ट की, तभी तो अंदर हम इन करेंगे ना, पहले घर बनाएंगे तब तो इन करेंगे ना भैया। तो 214 से आगे की बात होगी। तो 217 में कहा गया है कि जो है राष्ट्रपति जो है, यहाँ पे गलती से उपराष्ट्रपति छप गई है, माइंड नहीं कीजिएगा, राष्ट्रपति जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करेंगे आर्टिकल 217 के थ्रू। अब इस नियुक्ति में किसके परामर्श लेते हैं राष्ट्रपति? क्योंकि आजकल पॉलिटी से जो क्वेश्चन आता है कथन के रूप में आता है, तो आपको थोड़ा सा जानकारी ज्यादा होना चाहिए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उस संबंधित उच्च न्यायालय जो होता है उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय, है ना, उच्च न्यायालय के, यानी किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय हो सकते हैं, उसकी जो चीफ जस्टिस है उसकी नियुक्ति करते समय जो भारत के सीजीआई है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, उसकी परामर्श लेंगे। साथ ही साथ उस संबंधित राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श करेंगे। समझ गए, है ना? जैसे बिहार में है, तो बिहार में अभी राज्यपाल कौन है? अर्लेकर साहब है, तो अर्लेकर साहब से विचार विमर्श करेंगे। और केंद्र में कौन है? चंद्रचूड़ साहब है, सीजीआई, तो चंद्रचूड़ साहब से विचार विमर्श करेंगे आर्टिकल 217 के थ्रू, और तब जो है बिहार के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करेंगे हाई कोर्ट के अंदर, राइट। उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं अनुच्छेद 223 के तहत। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। अब ऐसा नहीं कि कार्यवाहक को देख के उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से करवा दीजिएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं अनुच्छेद 126 के तहत। मैंने अभी कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय की बात 124 में गठन की है, तो 124 के जो आसपास रहेगा यही सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। 214 के आसपास जो रहेगा वही हाई कोर्ट से रिलेटेड रहेगा। तो कुछ मोटे आंकड़े आपको याद जरूर रखना होगा। अनुच्छेद 226 जो है ये रिट जारी करते हैं हाई कोर्ट। रिट आप समझ रहे हैं ना, 5 प्रकार के होते हैं, बंदी, प्रतिरक्षण, निषेधाधिकार, है ना, अधिकार परीक्षा। तो ये प्रकार जो है अनुच्छेद 226 के थ्रू हाई कोर्ट जारी करते हैं, और अनुच्छेद 32 के थ्रू जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी एससी जारी करते हैं रिट। आर्टिकल 32 को जो है संविधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, जिसे भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान का आत्मा भी कहा था। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि कोई अगर वर्तमान में पूछे कि सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितने न्यायाधीश का जो है मतलब ये रखा गया है पैमाना, तो 33+1 कहिएगा, यानी 34 न्यायाधीश वर्तमान समय में हो सकते हैं, जिसमें एक जो है
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो वर्तमान में डीवाई चंद्रचूड़ साहब हैं, जो 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं भारत के। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है। देखिए अच्छे अच्छे बच्चे इसमें गच्चा खा जाता है नवीकरणीय अनवीकरणीय, लेकिन अगर आपको परिभाषा आता है तो आप जो है गलती करने की चांस बहुत कम हो जाती है। देखिए नवीकरणीय स्रोत वैसे स्रोत को कहते हैं जिसको हम कितनी भी यूज कर लें जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, यानी अनगिनत साल में खत्म होने वाला नहीं है, यानी प्रकृति में अपने आप फुलफिल होते रहता है, राइट। इसे हम नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। या और जो ऐसा संसाधन है जिसकी हम खपत तो कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ये पूर्णतः खत्म हो जाएगा और फिर हमें इस प्रकार के संसाधनों को जुटाने के लिए कई हजार करोड़ वर्ष की जो है इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे संसाधन को जो है अनवीकरणीय कहा जाता है। आइए एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा। नवीकरणीय में सौर ऊर्जा है, आप सूर्य से प्रकाश से कितना भी यूज कीजिए खत्म होने वाला नहीं है। पवन ऊर्जा, हवा से कुछ भी बनाइए खत्म होने वाला नहीं है। पानी के झरने से जो गिरती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, कैनेटिक एनर्जी होती है। तो ऐसे एनर्जी के कैसे उपयोग में अगर आप लाते हैं तो ये भी खत्म नहीं होगा, तो ये भी नवीकरणीय के उदाहरण है। ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय शक्ति, ये सभी जो है आपके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। लेकिन कोयला जो नीला अक्षर से लिखा गया है, तो कोयला जो है ये आपका अनवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि कोयला है तो नेचुरल चीज, लेकिन ये कई हजार साल में जो है बन के तैयार होता है और ये जो है एक दो दिन की खेला नहीं है ना। तो ये जो है एक दिन ऐसा आएगा कि हम कोयला को इस पैमाने पे यूज कर रहे हैं कि एक दिन कोयला बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये अनवीकरणीय में आ जाएगा। बाद बाकी जो आप लाइन में देख रहे हैं ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। प्रकृति में ऐसी ऊर्जा जिसकी लगातार जो है भरपाई होती रहे, इसे नवीकरणीय कहा जाता है, जिसे मैंने देहाती भाषा में समझाया था, है ना। इसके अलावा प्रकृति में जो सीमित मात्रा में है या फिर ऐसा है कि जो एक बार खत्म हो जाए तो फिर बड़े मुश्किल से प्राप्त हो पाएगी, तो इसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। आज अगर देखिए कहीं भी बिजली की उत्पादन, इंडिया में तापीय बिजली का उत्पादन जो है 3 हिस्सा होता है 4 हिस्सा में। ठीक है, तो मतलब पूरे भाग में मान लीजिए 75% बिजली का उत्पादन जो है आपका तापीय होता है, जिसमें सभी के सभी कोयला आधारित है। कहीं ऐसा आपने देखा है कि सौर ऊर्जा आधारित भी है ना। तो इसीलिए इसे गैर परंपरागत भी कहा जाता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को, क्योंकि ये परंपरा में है नहीं। तो इसे भी बात ध्यान रखेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, वर्तमान में इरडा के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों इरडाई आपने सुना होगा। इरडाई जो है ये आपका बीमा क्षेत्र में काम करता है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो है ये देवाशीष पांडा है। इरडा की स्थापना जो है 1999 ईस्वी से हुआ था, लेकिन 2000 ईस्वी से अपनी ऑफिस जो है अपना जो कार्यभार को है जो संभाला था। लेकिन आपको जो है सिर्फ स्थापना ही पूछा जाता है, तो 1999 ही लगाना है। इरडा में टोटल कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल 10 सदस्य होते हैं। इसमें पूर्वकालिक अंशकालिक भी होते हैं, तो आपको इतना ध्यान नहीं देना है। टोटल 10 सदस्यीय मतलब संस्था है इरडाई। ठीक है, नाबार्ड की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भैया, तो केवी साजी है, जो आपके CHSL में आ चुका है, फिर भी आ सकता है, क्योंकि ये भी करंट अफेयर के ताजा क्वेश्चन ही है। नाबार्ड जो है कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ी वित्तीय संस्था है जो लोन मुहैया कराता है। इसके अलावा नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को शिवरमन समिति की अनुशंसा पे हुआ था, जिसका हेड क्वार्टर मुंबई के अंदर स्थित है, और इरडा का हेड क्वार्टर हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में राष्ट्रीय पोषण संस्थान भी स्थित है, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान इसे कहते हैं, तो ये भी आपका हैदराबाद में ही स्थित है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हैदराबाद में चार मीनार भी है ना। हैदराबाद में स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी भी है, जो आपका रामानुजाचार्य का जो प्रतिमा है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। किस वर्ग के पादप समुदाय को पादप वर्ग के उभयचर एम्फीबियन कहते हैं। एम्फीबियन मतलब जल और स्थल दोनों में जो रहते हैं उसे एम्फीबियन कहते हैं या फिर उभयचर कहते हैं। तो ब्रायोफाटा संघ के जो पादप होते हैं उसे पेड़ पौधे की जगत का एम्फीबियन कहा जाता है, जिसका उदाहरण मॉस है, स्फेनगनम है। ये कई बार आपने एग्जाम में अटेंड किए होंगे क्वेश्चन कि मॉस किस वर्ग में आते हैं, तो ये भैया आपका ब्रायोफाइटा समूह से जुड़े हुए हैं, मॉस और स्फेनगम। मैं वैसा ही नाम रखूंगा जो आपने एग्जाम में देखा होगा और आगे भी देखेंगे। ठीक है, ब्रायोफाइटा समूह के उत्तक जो है इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं। देखिए जनरली जो पेड़ पौधे साधारण कुल के होते हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जिसमें जाइलम जो है ये जल का संचालन का मतलब आपूर्ति का काम करता है, और फ्लोएम जो है ये खाद्य पदार्थ या पोषक तत्व यानी खाना जो है पेड़ पौधे का उसको जो है परिवहन करने का काम करता है। लेकिन जो ब्रायोफाइटा समूह के पौधे होते हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं। इसका मतलब मॉस और स्फेनगम में
जाइलम और फ्लोएम नहीं होते होंगे। ठीक है, वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कहा जाता है, लिंक कहा जाता है। ठीक है, वायरस को अगर आप किसी डब्बे में भर दीजिए तो ये निगेटिव मतलब मरा हुआ डेड के जैसा व्यवहार करता है, लेकिन जैसे ही किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आता है तो एक्टिव हो जाता है और अपना रूप दिखाना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कहा जाता है। वायरस की खोज जो है इवान बस्की ने किया था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जीवाणु और कवक को पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है, कई दफा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अपमार्जक से यहाँ पे हमारा मतलब है सर्फ। सर्फ आपने देखा होगा कपड़ा धोने के लिए जो पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल में जो है अपमार्जक या सर्फ मिलाने से क्या होता है, तो उसके पृष्ठ तनाव कम हो जाते हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन कम हो जाते हैं, जिसी वजह से जो है कपड़ा हमारा साफ हो जाता है। तो इस पृथ्वी के अपमार्जक या सर्फ किसे कहा जाता है, तो जीवाणु और कवक को कहा जाता है। कोई भी कैराकस वगैरह जब मर जाता है तो उसे प्रकृति को लौटाने का काम यही जीवाणु और कवक जो है भक्षण के द्वारा करते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है ना के तहत लाभार्थी की उम्र सीमा क्या है। देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति एक तो ये है और एक आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। ये दो प्रकार के एक्सीडेंटल योजना है जिसमें जो है मतलब जो होते हैं इस प्रकार के जिसके साथ घटना होता है उसको जो है रकम मुहैया कराया जाता है ना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 वर्ष की उम्र के बीच में जो है लाभार्थी का उम्र होना चाहिए। किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की वित्तीय लाभ उसके जो है परिजन को दिया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में लाभार्थी का उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 ये सिर्फ उम्र ही पूछा जाता है, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 18 से 70। राइट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपया मिलता है और अगर मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है उनके परिजनों को। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, होयसल वंश की राजधानी कहां थी, तो द्वार समुद्र। ठीक है, होयसल वंश की राजधानी कहां है, द्वार समुद्र। द्वार समुद्र, हेलीवीड ये सब कहां, कर्नाटक के अंदर है। होयसल वंश के संस्थापक कौन है भाई, विष्णुवर्धन को माना जाता है। चोल वंश के संस्थापक कौन है, विजयालय है। चोल वंश किसके लिए प्रचलित थी, तो नौसैनिक शक्ति के लिए प्रचलित थी, नेवी पावर के लिए। काकतीय वंश के संस्थापक कौन है भाई, रुद्रदेव प्रथम है। इसके अलावा सोलंकी वंश के संस्थापक कौन है, मूलराज। कौन है, मूलराज। इसके अलावा राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है, ये बहुधा पूछे जाते हैं, तो ये दंती दुर्गा है और इसकी राजधानी भी पूछे जाते हैं, तो मान्य खेट है। और एलोरा और अजंता की गुफाओं का संरक्षण किसका प्राप्त हुआ था, तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम का। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना। प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है भाई, तो नागभट्ट प्रथम है और ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन इसी बार का। ठीक है, चलते हैं आगे। हमारा जो अगला प्रश्न है, फियरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन तो आपने पहले भी अटेंड किए होंगे। फियरलेस गवर्नेंस चूंकि इतने विख्यात लेडी की ये पुस्तक है कि इसे पुनः पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो किरण बेदी जो है ये फियरलेस गवर्नेंस के लेखक हैं, लेखिका है ना। अंबेडकर ए लाइफ है ना, शशि थरूर जी लिखे हैं। टॉम्ब ऑफ सैंड और द 7 मून ऑफ माली अल्मेरा। तो टॉम्ब ऑफ सैंड जो है ये आपका गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया पुस्तक है जिसे 2022 में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला था। द 7 मून ऑफ माली अल्मेरा ये सेहान करुणा तिलका द्वारा लिखा गया पुस्तक है जो श्रीलंका के राइटर है। इसे 2022 के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया है। देखिए, बुकर पुरस्कार 2 प्रकार के होते हैं, एक तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार और एक खाली बुकर पुरस्कार है ना। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है टॉम्ब ऑफ सैंड को और खाली बुकर पुरस्कार मिला है 2022 के लिए द 7 मून ऑफ माली अल्मेरा। अभी 23 के लिए नहीं मिला है, तो यही करंट सेक्शन से रहेगा बुकर पुरस्कार से। दोनों किताब का नाम राइटर। ठीक है, इसके अलावा विश्वजीत राय चौधरी किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है, तो ये सरोद बजाते थे आपका कौन, विश्वजीत राय चौधरी। सरोद के अन्य कलाकार जो है अमजद अली खान है, अली अकबर खान है, अलाउद्दीन खान है, बुद्ध सेन दास गुप्ता है, मुकेश शर्मा है। ये सभी सरोद के जो है प्रमुख कलाकारों में से हैं, है ना। ठाकुर भिखम सिंह, जगदीश सिंह ये सब मृदंग बजाते थे, मृदंग। इसके अलावा जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, लतीफ खां, किशन महाराज, अंबिका प्रसाद ये सभी तबला के प्रमुख कैरेक्टर हैं, जिसमें आपको जाकिर हुसैन साहब को विशेष रूप से याद रखना है क्योंकि 2023 के लिए इसे पद्म विभूषण भी दिया गया है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है जाकिर हुसैन साहब को। इसके अलावा पंडित रविशंकर, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खां ये तीनों के तीनों जो है सितार से संबंधित है ना। तो ये बात भी
भी ध्यान रखेंगे, पंडित रविशंकर को भारत रत्न जो है 1999 में दिया गया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और ये सेकंड म्यूजिशियन हुए थे जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ था। पहला म्यूजिशियन जो है एम सुब्बा लक्ष्मी है, जिसे भारत रत्न 1998 में दिया गया था, जो कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई कैरेक्टर थी। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत में जनगणना कराने का दायित्व किस मंत्रालय के अधीन होता है? देखिए, सबसे पहले जनगणना किस सूची के विषय है, तो ये संघ सूची के विषय है, ये भी आपसे पूछा जाता है। जनगणना का इतिहास थोड़ा लंबा है। 1872 में सबसे पहले लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। 1881 में रिपन के समय से 10 वर्ष के अंतराल पे हो रहा है। 1951 में प्रथम स्वतंत्रता के बाद जनगणना हुआ था। 2011 में पिछला जनगणना हुआ था। 2021 में जनगणना होने वाली है, कार्य पर अंडर प्रोसेस है, लेकिन डाटा रिलीज नहीं हुआ है। तो जनगणना के बारे में थोड़ा सा इतना जो है जानकारी आपको रखना है। जनगणना कराने का दायित्व जो है ये गृह मंत्रालय के अधीन होती है। किस मंत्रालय के अधीन? गृह मंत्रालय के अधीन होती है। ठीक है, जनगणना की शुरुआत 1872 में हुआ था। भारत में लगातार जनगणना 10 वर्षों के अंतराल पर 1881 से रिपन के समय हुआ था। जनगणना संघ सूची की विषय है। ये सभी बातों को मैं अभी लिखित रूप से बता चुका। अगला जो हमारा प्रश्न है, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चलाई जा रही थी? देखिए, 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ये बांग्लादेश के मुद्दे पे हुआ था। बांग्लादेश का जो आपके स्वतंत्र अस्तित्व में आया था, ये 16 दिसंबर 1971 को ही आया था। ठीक है, तो इसी मामले को लेकर जो है, चूंकि हम बांग्लादेश के पक्ष में थे, तो हमारा भी लड़ाई हुआ, सामना हुआ पाकिस्तान से 1971 में। तो उस समय हमारा चौथा पंचवर्षीय योजना चल रहा था। और इस प्रकार की क्वेश्चन काफी ट्रेंड में देखने को मिलते हैं कि फला पंचवर्षीय योजना में जो घटना हुआ कुछ पंचवर्षीय योजना में हुआ। ठीक है, तो 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल होती है। इसी पंचवर्षीय योजना में भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1971 में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा एक इसी के बाद में जो है शिमला समझौता आपसे पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो 1972 में शिमला समझौता हुआ था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, कई दफा ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा इसी पंचवर्षीय योजना यानी चौथी पंचवर्षीय योजना में ही पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। इसरो की स्थापना 1969 में किया गया था। पोखरण में जो है आपका परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था। तो ये सभी तीनों के तीनों बात जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ही हुआ था। इसके अलावा प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका हेराल्ड डोमर के मॉडल पे था, जिसकी कार्यकाल भी पूछा जाता है, तो 1951 से 1956 था। सेकेंड पंचवर्षीय योजना पीसी महान लोविस के मॉडल पर आधारित था। तीसरी पंचवर्षीय योजना सुब्रमण्यम मॉडल पर आधारित था। तो ये तीनों मॉडल आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो था आर्थिक विकास करना और अस्थायित्व प्राप्त करना, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना। ठीक है, इसके अलावा पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था। दोस्तों, मैं 3-4 दिन के लिए गांव चला गया था और गांव में जाने के बाद काफी बिजी हो गया था, इसीलिए आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया। अब कोशिश करूंगा कि नियमित जब तक एग्जाम होती है तब तक आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊं, साथ ही साथ एनालिसिस तो कराऊंगा ही। तो बने रहिएगा एक अच्छे रिजल्ट के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा, भारत में कौन सा झील वायु क्रिया के द्वारा निर्मित है? यहाँ से काफी क्वेश्चन आता है कि वायु से कौन सा झील बना है, हवा से कौन सा झील बना है, बालू के टिब्बा से कौन सा झील बना है, ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा झील बना है। तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो भारत में जो वायु क्रिया से निर्मित झील है ये सांभर झील है और डिडवाना झील है। ये दोनों ही झील राजस्थान में है जो वायु क्रिया से निर्मित झील है। इसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत यानी प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत के ऊपर जो आधारित झील है ये आपका बुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में है और भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील जो है ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना में लोनार झील जो है ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील का उदाहरण है। भारत के कुछ लैगून झील के उदाहरण है चिल्का झील, जो ओवरऑल सबसे बड़ा झील भी है, जो खारे पानी की झील है, और लगून झील है जो उड़ीसा में स्थित है। और सबसे पहले चिल्का झील को ही रामसर साइट में शामिल किया गया था। इंडिया में अभी 75 रामसर साइट है, जिसमें तमिलनाडु का सबसे अधिक साइट शामिल है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कोलेरू झील है ना, ये भी आपका जो है लैगून झील के ही उदाहरण है। इसके अलावा अष्टमुदी झील केरल के अंदर है, ये भी आपका जो है झील लैगून झील है ना। इसके अलावा पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा रेखा पे स्थित है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। वैसे तो मेन रूप से तमिलनाडु में होता है, लेकिन आंध्र प्रदेश तक भी फैला हुआ है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये थे आज जो है हमारी तरफ से सुझाए गए वीडियो का प्रैक्टिस सेट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।